Dear friends, Namaskar. My name is Dr. S.K. Sharma. I am an assistant professor of English. हमारी जो ग्रामर सीरीज़ में नाउन टॉपिक चल रहा था और नाउन टॉपिक में हमने ट्रेडिशनल जो क्लासिफिकेशन है उसमें हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन पढ़ा था। कलेक्टिव नाउन के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि भाई ये ग्रुप का सेंस देता है एक तो नंबर 1। सेकंड जो है ये एक यूनिट का निर्माण करता है। फिर हमने कुछ कलेक्टिव नाउन्स देखे थे कि आर्मी है, हर्ड है, फ्लॉक है, फ्लीट है, ऑडियंस है, क्रू है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्लास है, ये सारे बहुत सारे हमने जो है कलेक्टिव नाउन्स के बारे में स्टडी की। मैंने कहा था कलेक्टिव नाउन जो है वो एक यूनिट की तरह काम करता है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ समझिए जो एग्जाम्स में आती हैं आपको, वो देखिए। हम स्टार्ट करें। मैंने कहा कि कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह काम करता है। मैंने क्या कहा? कलेक्टिव नाउन किसकी तरह काम करता है? एक यूनिट की तरह। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। यदि एक यूनिट की तरह काम करेगा इसका मतलब सिंगुलर नाउन की तरह काम करेगा। किसकी तरह याद करेगा? सिंगुलर के नाउन की तरह। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको। मैं इसको सिंगुलर नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ सिंगुलर। तो आपको इस प्रोनाउंसिएशन को सुनना है। पहली बात तो जो स्टूडेंट्स मेरे से रेगुलर पढ़ रहे हैं तो वो उस प्रोनाउंसिएशन के लिए फैमिलियर हों, ओके। क्योंकि आप यदि गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम ये है, सही प्रोनाउंसिएशन सुनने और समझने में भी दिक्कत आएगी। इसलिए जहाँ पर मुझे पता है कि स्टूडेंट गलत प्रोनाउंस करते हैं वहाँ उसको रिपीट करूँगा। मैं बताऊँगा कि देखिए आप शायद इसका प्रोनाउंसिएशन ये करते होंगे लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ये है। और देखो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है उसका बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। आपके वर्ड्स जो है वो प्रताड़ित नहीं होने चाहिए, टॉर्चर्ड नहीं होने चाहिए। आपके वर्ड जो है उनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होना चाहिए, ओके। ये प्रोनाउंसिएशन में मैं आपको इसकी बहुत अच्छी हिस्ट्री बताऊंगा, बहुत सारी बातें बताऊंगा जब हम फोनेटिक्स पढ़ेंगे। अभी आप ये ध्यान रखें कि इसको सिंगुलर नहीं बोलते हैं, इसको सिंगुलर बोलते हैं। अब आपको ध्यान कैसे रखना है, एग्जाम में कैसे सही होगा क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है, इसमें ये साउंड आती है, SINGULAR में ये साउंड आती है, ये। तो आपका प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगा। सिंगुलर, रेगुलर नहीं, रेगुलर, ये साउंड आती है। तो आपको जब भी मैं सिंगुलर बोलूँ तो आपको समझ लेना है कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यही है। सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन, ओके। तो कलेक्टिव नाउन को एज अ यूनिट ट्रीट किया जाता है, मैंने आपको बताया था। और एज अ यूनिट जब उसको ट्रीट करते हैं तो उसको सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करते हैं, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो मैंने ये कहा एज अ रूल नहीं, एज अ रूल मतलब दिस इज द रूल, यह नियम है। कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड एज सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन किसकी तरह यूज होते हैं? सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। एंड सिंगुलर वर्ब, अब यदि सिंगुलर की तरह यूज होंगे तो वो क्या करेंगे? टेक सिंगुलर वर्ब, तो वो सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। जैसे देखो मैंने कहा द क्लास वॉज साइलेंट। मैंने कहा द क्लास वॉज साइलेंट। तो देखो यहां पर क्लास जो है मैंने आपको बताया अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का समूह, छात्र या छात्राओं का समूह, उसको क्या बोलते हो आप? क्लास बोलते हो। जब आपने इसको क्लास वॉज साइलेंट आप लिख रहे हो, इसका मतलब हो गया ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास वर साइलेंट। इसका मतलब क्या हो गया सेंटेंस का? ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास वर साइलेंट। जब मैंने कहा था क्लास वॉज साइलेंट तो मैं एज अ यूनिट ट्रीट कर रहा हूं, इसका मतलब पूरी क्लास शांत है। जब मैंने कहा द क्लास वॉज साइलेंट इसका मतलब मेरा है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास वर साइलेंट, ओके। अब देखिए यदि मैं इसको ऐसे कहूं, नेक्स्ट सेंटेंस देखो और मैं आपको सेंटेंस से समझाता हूं। मैं आपसे कहूं, देखिए बहुत अच्छी तरह समझिए, एग्जाम में क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं और बार बार में पूछे जाते हैं। जब कलेक्टिव नाउन में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी में से पूछने की संभावना होती है 99%, ओके। मैंने कहा द फ्लॉक इज ग्रेजिंग। अब देखो फ्लॉक का मतलब मैंने आपको बताया था अ ग्रुप ऑफ शीप। मैंने आपको क्या बताया था? अ ग्रुप ऑफ शीप, भेड़ों का समूह, ओके। जब मैंने कहा द फ्लॉक इज ग्रेजिंग तो मैंने आपको बताया कि कलेक्टिव नाउन को किसकी तरह ट्रीट किया जाता है? सिंगल यूनिट की तरह, सिंगुलर नाउन की तरह, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, इसलिए मैंने सिंगुलर वर्ब यूज कर रखी है इज। जब मैं कह रहा हूं द फ्लॉक इज ग्रेजिंग, इसका मतलब है ऑल द शीप, इसका मतलब है
ऑल द शीप आर ग्रेजिंग। जब मैंने कहा फ्लॉक, द फ्लॉक इज ग्रेजिंग, तो इसका मतलब है ऑल द शीप आर ग्रेजिंग। अब देखो शीप में एस नहीं लगता, ठीक है ना, इसका सिंगुलर और प्लूरल शीप ही होता है, इसलिए मैंने कहा इसका मतलब हो गया ऑल द शीप आर ग्रेजिंग, सारी की सारी जो भेड़ें हैं वो चर रही हैं। यदि मैंने आपसे कहा द ऑडियंस वॉज लिसनिंग अटेंटिवली, जब मैंने कहा ऑडियंस वॉज लिसनिंग अटेंटिवली, तो इसका मतलब है ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट वर लिसनिंग। इसका मतलब हो गया ऑल द मेंबर्स, सारे के सारे जो उपस्थित जो मेंबर्स हैं वो सब के सब। ऑडियंस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, यदि मैंने सिंगुलर लगाया इसका मतलब एज अ यूनिट ट्रीट कर रहा हूं, इसका मतलब हो गया कि सारे के सारे जो श्रोता है जो सुन रहे हैं। ओके, मैंने कहा द ज्यूरी वॉज यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब था एक मत होना। यूनानिमस का मतलब क्या होता है, एक मत होना, सबका एक ही मत है। तो देखो ज्यूरी जो है वो काउंटेबल नाउन, आई एम सॉरी, कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब मैं यूज कर रहा हूं, क्योंकि कलेक्टिव नाउन को एज अ रूल किसकी तरह ट्रीट करते हैं, किसकी तरह ट्रीट करते हैं, सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। तो मैंने कहा द ज्यूरी वॉज यूनानिमस, इसका मतलब है ऑल द मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी वर यूनानिमस। इसका मतलब क्या हो गया, ऑल द मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी वर यूनानिमस। इसका मतलब है जैसे ही मैंने कहा द ज्यूरी वॉज यूनानिमस, इसका मतलब ज्यूरी के जो सारे के सारे सदस्य हैं 2 4 5 10 वो एक मत हैं, यानी उनका एक ही मत है कि ये डिसीजन होना चाहिए। तो देखो पहली बात आपने कहा कि कलेक्टिव नाउन, ओके, कलेक्टिव नाउन जो है उसको सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। कलेक्टिव नाउन जो है सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट होता है और उसके साथ उसको सिंगुलर नाउन मानते हैं, तो सिंगुलर ही वर्ब यूज होती है। लेकिन अब एक जो क्वेश्चन बनता है वो क्या होता है, कई बार कलेक्टिव नाउन को यदि इस तरीके से ट्रीट ना किया जाए कि भाई, एक तो इसमें आपने देखा इसमें एक चीज़ थी कि सारे के सारे मेंबर्स एक ही चीज़ है। जैसे मैंने कहा कि द फ्लॉक इज ग्रेजिंग, तो मैंने कहा ऑल द शीप वर ग्रेजिंग। मैंने आपसे कहा कि द ज्यूरी वॉज यूनानिमस, इसका मतलब है ऑल द मेंबर्स, ओके। लेकिन यहां पर आपको ऐसा लगे कि मेंबर्स सेपरेटली हैं, एक नहीं है, सेपरेटली हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ज्यूरी में कुछ मेंबर्स तो ये कहते हैं कि भाई डिसीजन ये होना चाहिए और कुछ कहते हैं ये होना चाहिए, ओके। यदि ज्यूरी के मेंबर्स डिवाइडेड हैं, वो किसी ओपिनियन को लेकर सेपरेट हैं, मान लो मैं भेड़ें यदि चर रही हैं और मैं इस तरीके से सेंटेंस हो आपका कि हियर एंड देयर, कुछ यहाँ पर कुछ वहाँ पर, जैसे कुछ भेड़ें इधर, जैसे फ्लॉक है, फ्लॉक ग्रुप ऑफ शीप, तो ग्रुप ऑफ शीप में आपने कहा कि कुछ इधर चल रही हैं उधर चल रही हैं, तो आपको यूनिटी का सेंस नहीं आया, कुछ इधर, यानी डिवीजन का सेंस आया, यानी कि दे आर डिवाइडेड। इसका मतलब वो बटी हुई हैं, वो क्या है, बटी हुई हैं। यदि बटे हुए का सेंस आए, डिवाइड का सेंस आए, यूनानिमस का सेंस ना आए, सिंगल व्यू ना आए, इस तरीके का यदि सेंस आए, तो फिर वो जो कलेक्टिव नाउन है उसको बोल देते हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। उसे क्या बोल देते हैं, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। और जब वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड की तरह यूज होता है तो उसके अंदर प्लूरल वर्ब का यूज होता है। अब इस सेंटेंस से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक बार फिर देखिए, मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को। कलेक्टिव नाउन जो है वो एज अ यूनिट काम करता है। कलेक्टिव नाउन जो है ग्रुप का सेंस कराता है। कलेक्टिव नाउन जब एज अ यूनिट काम करता है तो उसको सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करते हैं और सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है। कलेक्टिव नाउन जब सिंगुलर वर्ब यूज होती है, सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है, तो उसका मतलब है कि उसके सारे सदस्य, ज्यूरी का मतलब ज्यूरी के सारे सदस्य, फ्लॉक का मतलब सारी की सारी भेड़ें, ऑडियंस का मतलब सारे के सारे श्रोता, क्लास का मतलब सारे सारे स्टूडेंट्स, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। लेकिन कई बार इसमें डिवीजन का, डिवाइडेड का सेंस आता है, कई बार इसमें डिफरेंट व्यूज का सेंस आता है, ओके, कई बार डिवीजन डिवाइडेड का सेंस आता है। तो उस कंडीशन में आपको उसके साथ प्लूरल नाउन यूज करनी है, क्योंकि उस वक्त उसे कहते हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। अब कैसे, अब एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन इसी पर पूछे जाते हैं। देखिए,
देखिए पहले तो ये जो मैंने आपको बताया उस चीज़ को समझ लीजिए कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड क्या होता है। आपको इन सब के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। अभी थोड़ा सा पीडीएफ में ये सेव वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। सारी चीज़ों के नोट्स मिल जाएंगे क्योंकि ये लिखा आपकी वजह से ही रहा हूँ। ओके ये जो टाइप कर रहा हूँ मैं, ये आप लोगों की वजह से ही कर रहा हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि मुझे खुद को ही टाइप करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी टाइपिस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो मैं लिखता हूँ वो टाइपिस्ट को हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती। आपकी वजह से तो मैं बोर्ड पे फिर भी अलग अलग लिखता हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि जो टाइपिस्ट है उसको मेरी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती, वो इतनी गलतियाँ करता है उसको लिखने में कि मैं सोचता हूँ कि मैं ही टाइप कर लेता तो बढ़िया होता। इसलिए मैं खुद ही टाइप कर रहा हूँ। और इसके बाद आपको सारी की सारी चीज़ें ये जो है आप लोगों की वजह से टाइप कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे इसको टाइप करने की कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं थी। इससे क्या है कि आपको सारा क्लियर दिखे, आपको इसके पीडीएफ के नोट्स मिल जाएं पीडीएफ फॉर्म में। ओके तो देखिए मैंने इसमें नोट डाला है, व्हेन अ कलेक्टिव नाउन इज यूज नॉट फॉर द होल ग्रुप। देखिए यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग जो है किसके लिए यूज ना हो, पूरे ग्रुप के लिए यूज ना हो, अभी मैंने बताई थी, बल्कि कैसे यूज हो, members of that group separately। this is important। ओके कलेक्टिव नाउन का यूज पूरे ग्रुप के लिए ना होकर उस ग्रुप में जो मेंबर्स हैं उनके लिए सेपरेटली यूज हो, कि कुछ ज्वेलरी के कुछ मेंबर ये, कुछ मेंबर ये, सेपरेटली। कुछ भेड़े इधर, कुछ भेड़े इधर, कुछ ऑडियंस इधर खड़े हैं, कुछ ऑडियंस उधर भाग रहे हैं। ओके यदि कलेक्टिव नाउन का यूज एक ग्रुप के मेंबर्स में सेपरेटली, यदि कलेक्टिव नाउन का यूज जो है मैंने कहा ग्रुप के लिए, पूरे ग्रुप के लिए ना होकर कैसे यूज हो, मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप सेपरेटली, उस ग्रुप के मेंबर्स के लिए सेपरेटली, के कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, तो उसे कहते हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। उसे क्या बोलते हैं, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं। और जब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के सेंस में यूज होता है तो मैंने आपको बताया था इट इज यूज्ड एज प्लूरल। तो इसका प्रयोग किसकी तरह यूज होता है, प्लूरल नाउन की तरह। और यदि नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो नाउन यदि प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगी। देखिए बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। मैंने कहा था फ्लॉक, रनिंग। अब आपको ऐसा वर्ड एग्जाम में देगा वो एग्जामिनर कि आपको क्लियर हो जाए कि भाई आप सेपरेट वर्ड यूज कर रहे हो क्या, या फिर मेंबर्स जो हैं ग्रुप के उनको आप सेपरेट ट्रीट कर रहे हो क्या। ये आपको एग्जाम में इस तरीके का वर्ड दिया जाएगा, उस वर्ड से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे फ्लॉक के बाद आपने देखा यहाँ पर हियर एंड देयर ये वर्ड दिया हुआ है, यानी कि यहाँ और वहाँ। इसका मतलब है कि भेड़ों का जो समूह है उसमें कुछ भेड़ें यहाँ चल रही हैं और कुछ भेड़ें वहाँ चल रही हैं। तो अब एक ग्रुप का सेंस नहीं हुआ। इसके जो मेंबर्स हैं उनको आप सेपरेट ट्रीट कर रहे हो कि कुछ भेड़ें इधर, कुछ भेड़ें इधर। जब आप इस तरीके से यूज़ कर रहे हो तो वो होता है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। ओके जब कलेक्टिव नाउन जो है उसका सेंस किस में आ जाता है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में। जब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का सेंस आता है तो वो प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट होता है। जब प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट होता है तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। आपको एग्जाम में ये दे देगा, यहाँ पे वर और वॉज दो दे देगा, और यहाँ पर हियर एंड देयर से आपको पहचानना है कि सेपरेटली यूज हो रहा है। तो वॉज नहीं होगा, फिर क्या यूज होगा, वर यूज होगा। क्यों, क्योंकि आपने कहा द फ्लॉक तो ठीक है कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पर देखो आप मेंबर्स को सेपरेटली ट्रीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, मेंबर्स को सेपरेटली ट्रीट कर रहे हो, इसलिए आपने क्या लगाया यहाँ पर, वर लगाया, क्योंकि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो गया, और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो गया मतलब प्लूरल सेंस। ठीक है देखो अब पहला वाला सेंटेंस था, मैंने कहा था द ज्यूरी वॉज यूनिनिमस ऑन द वर्डिक्ट। ठीक है ज्यूरी जो है अपने वर्डिक्ट का मतलब था निर्णय, अपना डिसीजन। ज्यूरी जो है अपने डिसीजन में यूनिनिमस है, एक मत है। ठीक है ना, द ज्यूरी वॉज यूनिनिमस। लेकिन यहां पर मैंने कुछ चेंज कर दिया, यहां पर मैंने यूनिनिमस की जगह डिवाइडेड कर दिया। अब जैसे ही डिवाइडेड कर दिया तो इसका मतलब आपको पता लग गया कि ज्यूरी में यदि 10 मेंबर्स हैं तो हो सकता है कि 2 तो ये कह रहे हो कि आजीवन कारावास दे दो इसको, 2 ये कह रहे हो कि नहीं इसको तो फांसी दे दो, 2 ऐसे कहते हो कि भाई इसको फ्री कर दो, 2 ऐसे कहते हो कि भाई इसके ऊपर किसी भी तरीके का पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी अलग अलग तरीके की, इसका मतलब ओपिनियन डिवाइडेड है, मतलब एज अ यूनिट नहीं है। जैसे ही डिवाइडेड वर्ड आया आपको क्वेश्चन में तो आपको पता लग गया कि एज अ नाउन ऑफ मल्टीट्यूड यूज हो रहा है। द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ओके जैसे ही आपने ये कहा तो फिर क्या हो गया, आपका वर्ब जो है प्लूरल हो गई। वर्ब क्या हो गई, प्लूरल हो गई। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात,
आपको पहचानना कैसे है कि आप इसको सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करोगे या फिर पहली बात तो सेंटेंस से ही पता लग जाता है, ठीक है ना, कि आप इनको मेंबर्स को सेपरेटली यूज़ करोगे। तो इसमें वर्ड होते हैं, वो वर्ड आपको जो है इंडिकेशन देते हैं कि क्या है। देखो यदि हियर देयर आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बट आ गया, और डिवाइडेड भी नहीं आया, जैसे देखो एक प्रोनाउन होता है, यदि आपका प्रोनाउन इट या इट से यूज़ हो रहा हो, ध्यान रखना, यदि आपके प्रोनाउन इट या इट से यूज़ हो रहे हो तो इसका मतलब आप सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट कर रहे हो। और प्रोनाउन जो है देम या देयर यूज़ हो रहा हो, यदि प्रोनाउन क्या यूज़ हो रहा हो, देम या देयर, तो इसका मतलब आप उसको प्लूरल की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो उसके बाद प्लूरल वर्ब आएगी। अभी मैं पूरी लिस्ट देता हूँ आपको कि कहाँ कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहली बात तो आपको ये दो सेंस समझ में आए, अभी देयर वगैरह नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर क्या लग रहा है, डिवाइडेड। डिवाइडेड मतलब बटे हुए हैं, इसका मतलब वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। यहाँ पे आ गया हियर एंड देयर, यानी ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हो आप, उनको मेंबर्स को सेपरेटली ट्रीट कर रहे हो, तो आपके साथ क्या आ गया, प्लूरल वर्ब आ गई। फाइन, आगे देखते हैं। देखिए मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इनका एक लिस्ट दे देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पेन चेंज कर लेता हूं क्योंकि ये कलर चेंज हो गया, थोड़ा सा इसको सुंदर बनाने की कोशिश की है मैंने, है ना, अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना। देखिए कलेक्टिव नाउन, ओके, तो कलेक्टिव नाउन जो है उसको सिंगुलर की तरह कब ट्रीट करेंगे और प्लूरल की तरह ट्रीट कब करेंगे, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है ना। और बाकी के स्क्रीनशॉट लेने से ज़्यादा बेटर है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मोबाइल में आपकी कितनी भी चीज़ें हों कोई यूज़ नहीं होती जब ज़रूरत होती है। जो आपके नोटबुक में लिखा हुआ है ना वही आपके लिए यूज़फुल होगा, इसलिए नोट डाउन करें, चाहे आपको थोड़ी देर रोकना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, आप सारे के सारे नोट्स को कंप्लीटली नोट डाउन कर लें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। मैं आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कुछ महीने बाद आपको लगे कि यार हम बहुत पीछे रह गए। ओके, सिंगुलर और प्लूरल। देखिए यदि आपके सेंटेंस में यूनिनिमस या यूनिनिमसली वर्ड आ जाए तो इसका मतलब आप ना उस कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। उसके ऑपोजिट यदि डिवाइड या सेपरेट वर्ड यूज हो जाए, उसमें डिवाइड या सेपरेट वर्ड यूज हो जाए तो आप समझ लेना ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है, और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है इसका मतलब फिर आप उसमें प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। यदि सेंटेंस में इस तरीके का सेंस आ जाए, इन आ सिंगल वॉइस, एक आवाज में, या सिंगल व्यू, देखो वर्ड से समझ में आया सिंगल वॉइस सिंगल व्यू, तो आप क्या करोगे उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाओगे। लेकिन मान लो ऐसे आ जाए इन अ डिफरेंट वॉइस या इन अ डिफरेंट व्यू, तो उस कंडीशन में वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो गया, तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ओके, मान लो आपके सेंटेंस में इस तरीके का वर्ड आ जाए विदाउट डिस्प्यूट, बिना विवाद के, बिना विवाद के मतलब कोई विवाद ही नहीं आपस में, इसका मतलब सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट कर रहे हो, एज अ होल यूज कर रहे हो, तो फिर सिंगुलर वर्ब आएगी। यदि आपके सेंटेंस में आ जाए विदाउट डिस्प्यूट, आई एम सॉरी ये विदाउट नहीं होगा, इसको विथ डिस्प्यूट कर लेना, इसको विदाउट कटा लेना, ठीक है, विथ डिस्प्यूट, ठीक है ना। या फिर वर्ड आ जाए मेजॉरिटी या माइनॉरिटी, मेजॉरिटी का मतलब होगा अधिकतर लोग ऐसा मानते हैं, माइनॉरिटी का मतलब बहुत कम लोग ऐसा मानते हैं। देखो चाहे बहुत ज़्यादा माने चाहे बहुत कम माने, यदि मैंने कहा बहुत ज़्यादा ऐसा मान रहे हैं इसका मतलब कम मानने वाले भी हैं, तो एज अ यूनिट नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ बहुत कम लोग इसको मानते हैं यानी बहुत ज़्यादा कुछ और मानते हैं, तो भी क्या हो गया, डिवाइडेड हो गया, सेपरेट हो गया। तो देखो यदि वर्ड आ जाए विदाउट डिस्प्यूट तो सिंगुलर वर्ब, और विद डिस्प्यूट, इसको विदाउट में को क्या कर लेना है, आपको विथ कर लेना है, ठीक है। यदि आ जाए विथ डिस्प्यूट या फिर मेजॉरिटी वर्ड आ जाए या माइनॉरिटी वर्ड आ जाए उसके अंदर, तो फिर आपको प्लूरल वर्ब यूज करनी है। फिर देखो प्रोनाउंस, यदि आपके सेंटेंस में जिसमें कि आपको कलेक्टिव नाउन यूज हो रहा हो और आपको ये देखना हो कि सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है प्लूरल वर्ब यूज हो रही है, तो उस सेंटेंस के प्रोनाउन को चेक करें आप। यदि प्रोनाउन इट या इट्स आ रहा है, कोई सी भी चीज़ उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यदि प्रोनाउन इट या इट्स आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और यदि प्रोनाउन देम या देयर आ रहा है तो आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। इस तरीके की आप ये वर्ब्स यूज करेंगे और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई सिंगुलर वर्ब यूज करनी है या प्लूरल वर्ब यूज करनी है। अब इन चीज़ों को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। देखिए अब एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है द ज्वेलरी। अब यहां पर वर्ड मैंने यूज किया है यूनानिमस, आप देखिए वर्ड पर जाइए, ठीक है ना, द ज्वेलरी। अब यहां यूनानिमस का मतलब एक मत, ऑन दिस वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब द डिसीजन, जो कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं उनके लिए जनरली वर्ड वर्डिक्ट यूज होता है, डिसीजन, है ना, आपको ध्यान रखना, ये भी आपको वोकैबुलरी के पर्पज से यूज एग्जाम में पूछा जा सकता है, वर्डिक्ट मतलब डिसीजन। तो देखो आपने कहा द ज्वेलरी वॉज यूनानिमस। अब जब जैसे ही यूनानिमस था तो आपने मान लिया कि एक मत है, इसका मतलब सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो आपने वर्ब क्या यूज की, वॉज, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन जैसे ही दूसरा सेंटेंस था उसमें वर्ड आ गया डिवाइडेड। अब देखो नाउन तो सेम है, ज्वेलरी वही कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहां सेकंड सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन कैसा हो गया, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो गया। जब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो गया, कैसे मल्टीट्यूड हुआ, आपने डिवाइडेड से पता लगा, जैसे ही डिवाइडेड आया तो आपने क्या लगा दिया, वर लगा दिया। क्या लगाना पड़ा आपको, प्लूरल वर्ब, क्योंकि उस सेंस में आप क्या कर रहे हो, मेंबर्स को सेपरेटली ट्रीट कर रहे हो कि भाई डिवाइडेड मतलब बटे हुए, दो तीन ये कह रहे हैं, दो तीन ये कह रहे हैं, दो तीन ये कह रहे हैं, तो एज अ होल एज अ यूनिट का सेंस तो आया ही नहीं। अब एज अ होल एज अ यूनिट का सेंस नहीं आया तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो गया, और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हुआ तो आपने प्लूरल नाउन लगानी है। फिर देखो कमिटी आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किया था कलेक्टिव नाउन है, लेकिन देखो आपको कुछ हिंट मिल रही है, क्या मिल गई, यूनानिमस, इट्स भी मिल गया। जैसे यूनानिमस मिल गया, इट्स मिल गया, इसका मतलब आप कलेक्टिव नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हो और एक ग्रुप या यूनिट की तरह ट्रीट कर रहे हो। जब आप एक ग्रुप और यूनिट की तरह ट्रीट कर रहे हो तो आपको क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगानी है, हैज। द कमिटी हैज गिवन इट्स यूनानिमस डिसीजन। जो कमिटी है वो अपना एक मत होकर कोई निर्णय दे चुकी है, यानी सबका निर्णय एक ही है, उसको एज अ यूनिट मान रहे हो। लेकिन सेकंड सेंटेंस में आप देखिए द कमिटी हैव गिवन देयर मेजॉरिटी डिसीजन। अब देखिए यहां पे वर्ड आ गया मेजॉरिटी, और देयर भी लग रहा है, दोनों चीजें पता लग गया। मेजॉरिटी मतलब अधिकतर लोगों ने, मतलब कमेटी में 10 मेंबर थे तो 10 में से 7 ने ये कहा कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो मेजॉरिटी डिसीजन दे दिया, ठीक है। माइनॉरिटी जो है, कम कुछ लोग जो है वो उसके अगेंस्ट में थे। इसका मतलब एज अ होल एज अ यूनिटी हम यूज नहीं कर रहे, तो इसलिए हमने कमेटी के सामने क्या लगाया, हैव लगाया, प्लूरल वर्ब का यूज किया। क्यों, क्योंकि यहां पर कमिटी जो है, इस मेजॉरिटी वर्ड को देखकर हमें पता लग गया कि ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है। जब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है तो हमें कौन सी वर्ब लगानी है, तो हमें प्लूरल वर्ब लगानी है। इज इट क्लियर? नो। सी नेक्स्ट है, अब आप इसको आप बताएंगे, है ना। इसमें मैंने इज और आर, सोचिए आप, क्वेश्चन है, आपको बहुत सारी एक्सरसाइज दूंगा इसकी, है ना, बहुत सारी एक्सरसाइज, आप चिंता मत करो, एक्सरसाइज का जो मेरा कारवा है बढ़ता ही जा रहा है, और सबका, सारी एक्सरसाइज का, चाहे 1000 हो, 2000 हो, 5000, सबका वीडियो सोल्यूशन कराऊंगा, सबको बिल्कुल, आपको जरूरत ही नहीं पड़ने दूंगा, आप एक बार ट्रस्ट करें, है ना। और रिक्वेस्ट यही है मेरी आपसे कि इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ऑनेस्टली जो मेरी प्लानिंग है, जो आपके लिए मेरी सोच है स्टूडेंट्स के लिए, और मैं एक क्रांति लाना चाह रहा हूँ इस चीज़ में, है ना। सब ये जो बच्चे हैं जिनको कि फीस देने में दिक्कत आती है, जाने में दिक्कत आती है, ठीक है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या फिर जिनकी अच्छी भी है तो वो अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं। मैं नहीं कह रहा कि सभी लोग अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, जो भी जितने भी विद्वान लोग हैं, लेकिन मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि मैं भी अपना बेस्ट टू बेस्ट करूँ, ठीक है। तो देखिए आपने कहा ऑडियंस इज ऑब्लिक आर रिक्वेस्टेड टू बी इन देयर सीट। देखो अब यहां पर आपको ऑडियंस में केवल इस देयर से पता लगा, किससे पता लगा, देयर से। अब देखो यहीं पर जो है वर्ब चेंज हो जाती। मैंने आपको कहा देयर है, इसका मतलब प्लूरल, देयर का मतलब प्लूरल, इसका मतलब आप देयर वर्ड यूज कर रहे हो, इसका मतलब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के सेंस में दे रहे हो। जैसे ही देयर आ गया तो यहां पर आपको पता है देयर जैसे ही आ गया, इसका मतलब आपका क्या होगा, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड आ गया तो आप क्या लगाओगे, आर। आर इज द करेक्ट आंसर, फाइन। यदि यहां पर देयर की जगह इट्स आ जाता तो इसका मतलब आप एज अ होल यूज कर रहे हो, तो फिर वर्ब इज आती, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने बताया था। अब देखो यहां पर मैंने आपको जो हिंट बताई थी ना, देयर से आपको पता लगा कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड की तरह यूज हो रहा है, तो आपको प्लूरल वर्ब यूज करनी है। यदि इट्स आ जाता तो आपको कौन सी वर्ब यूज करनी होती, तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी होती, फाइन। आगे देखिए, तो मुझे लगता है आपको ये कलेक्टिव नाउन में ये पता लग गया होगा कि कब तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है और कब प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है, कब वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बन जाएगा। आपको सारे वर्ड्स बता दिए, भाई यूनानिमस यूज़ हो रहा है, यूनानिमसली यूज़ हो रहा है,
तो क्या करेंगे, डिवाइड यूज़ हो रहा है तो क्या करेंगे, विदाउट डिस्प्यूट हो रहा है तो क्या करेंगे, विथ डिस्प्यूट हो रहा है तो क्या करेंगे, मेजॉरिटी माइनॉरिटी आ रहा है तो क्या यूज़ करोगे, इन अ सिंगल वॉइस या व्यू यूज़ हो रहा है तो क्या करोगे, डिफरेंट वॉइस या व्यू हो रहा है तो क्या करेंगे। आपको ये पता है कि भाई डिवाइडेड होगा तो क्या होगा, यूनिनिमस होगा तो क्या होगा, आपको ये पता है इट या इट्स प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं तो क्या करना है, और देयर या देम प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं तो क्या हो रहा है। ये ट्रिक है जो आपको बिल्कुल आपके क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर देगी। फाइन, देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है सम कॉलोकेशन। देखो ये वर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीटिव एग्जाम में पूछा गया है ये वर्ड, ठीक है, आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए, वोकैबुलरी के पर्पज से पूछा गया है। कॉलोकेशन का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज विच often occurs together। सबसे पहले तो आप कॉलोकेशन का मतलब ही समझ लो। कॉलोकेशन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज, भाषा के अंदर वे शब्द जो सामान्यतया अक्सर साथ साथ आते हैं, भाषा के अंदर वे शब्द जो अक्सर साथ साथ आते हैं। जैसे आप कहते हो वार्म वेलकम, ठीक है, आप कहते हो वार्म वेलकम, तो आप हॉट वेलकम तो नहीं कहते, आप कहते हो वार्म वेलकम। तो वार्म वेलकम के साथ वार्म जो है सामान्यतः साथ साथ आता है, ठीक है, फाइन। तो ये जो वार्म वेलकम जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो सामान्यतः साथ साथ आते हैं उन्हें बोलते हैं कॉलोकेशन। उन्हें क्या बोलते हैं, कॉलोकेशन। जैसे आप कहते हो स्पीडी रिकवरी, ओके, आप ऐसे नहीं कहते फास्ट रिकवरी, गलत है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं कहूँ आई विश यू स्पीडी रिकवरी, मैं ये प्रे करता हूँ कि आप जो है जल्दी स्वस्थ हो जाएं, बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ आपको मिले, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कॉलोकेशन होता क्या है। कॉलोकेशन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज, भाषा में वे शब्द जो अक्सर साथ साथ आते हैं उन्हें बोलते हैं कॉलोकेशन। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलोकेशन क्या होता है। अब कलेक्टिव नाउन जो है उनका यूज जब हम करते हैं तो उनके साथ कुछ वर्ड्स होते हैं, वो जनरली उसी वर्ड के साथ आते हैं। तो कुछ वर्ड्स की मैंने आपको लिस्ट दी है, देखिए मैंने आपको बताया, फिर से समझिए। कॉलोकेशन आपको ध्यान रखना है एज अ वोकैबुलरी, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी के पर्पज से आपको ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कॉलोकेशन का मतलब क्या होता है, शब्दों का समूह जो अक्सर साथ साथ आता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा स्पीडी रिकवरी। अब मैंने स्पीडी रिकवरी कहा तो ये रिकवरी के साथ स्पीडी वर्ड आता है, ये दोनों वर्ड साथ साथ आते हैं। आप फास्ट रिकवरी नहीं कह सकते। आप वार्म वेलकम, तो आप वार्म वेलकम कहते हो, आप जो है हॉट वेलकम नहीं कहते हो, वार्म और वेलकम जो है साथ साथ आता है। आप कहते हो कोल्ड रिसेप्शन, ओके, बड़ा ही रूखा सा व्यवहार, तो आप उसको कोल्ड रिसेप्शन ही कहोगे, ठीक है ना। तो कोल्ड के साथ रिसेप्शन फिक्स्ड है, साथ साथ आते हैं। आपने स्पीडी रिकवरी का, ये दोनों वर्ड साथ साथ आते हैं, तो दिस इज कॉल्ड कॉलोकेशन। जैसे आपने कहा रिजाउंडिंग सक्सेस, आपने कहा रिजाउंडिंग, RESOUN, एग्जाम में पूछते हैं ये, RESOUNDING, रिजाउंडिंग सक्सेस, ओके। रिजाउंडिंग सक्सेस का मतलब होता है ग्रेट सक्सेस, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं कि मैंने आपसे कहा दैट परफॉर्मेंस वाज अ रिजाउंडिंग सक्सेस, यानी ग्रेट सक्सेस। तो ये जो वर्ड हैं हमेशा साथ साथ आते हैं। आपने कहा कि ये जो वर्ड क्या आते हैं, हमेशा साथ साथ आते हैं। जैसे आप कहते हो टेल अ लाई, लाई के साथ टेल वर्ड आता है। स्पीक द ट्रूथ, आपने कहा स्पीक द ट्रूथ, ट्रूथ के साथ स्पीक वर्ड जो है जनरली साथ साथ आता है। तो ये कॉलोकेशन है, स्पीक का और ट्रूथ का, टेल का और लाई का, रिजाउंडिंग का और सक्सेस का, ठीक है। आपने कहा कैच अ कोल्ड, सर्दी लग जाना, तो कैच और कोल्ड ये जो है वर्ड्स जो है जनरली ऑफन साथ साथ आते हैं। तो ये साथ साथ जो शब्दों का समूह होता है दैट इज कॉल्ड
कॉलोकेशन, जैसे आपने कहा स्पीडी रिकवरी, रिजाउंडिंग सक्सेस, ध्यान रखना ये वर्ड मीनिंग भी ध्यान रखना है। रिजाउंडिंग सक्सेस का मतलब होता है ग्रेट सक्सेस। ओके, जैसे देखो मैं आपसे कहूं क्राइंग शेम, ठीक है, मैंने कहा क्राइंग शेम। क्राइंग शेम का मतलब होता है वेरी बैड और शॉकिंग, समथिंग वेरी बैड और शॉकिंग। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं इंटेंशनली इन वर्ड्स को यूज कर रहा हूं क्योंकि आपको लिए पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। जैसे आपने कहा क्राइम शेम, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, समथिंग वेरी बैड और शॉकिंग। ठीक है, इसका मतलब हो गया समथिंग वेरी बैड और शॉकिंग, कोई बहुत बुरा या शॉकिंग, ठीक है ना। आप हो इट इज अ क्राइम, आई एम सॉरी, इट इज अ शॉकिंग, आई एम सॉरी। जैसे मैंने कहा दिस इज अ क्राइम शेम, मैंने कहा दिस इज अ क्राइम शेम टू वेस्ट ऑल द फूड। ये बहुत ही शॉकिंग बुरी बात है कि आपने सारा का सारा खाना बर्बाद कर दिया। इट इज अ क्राइम शेम टू वेस्ट ऑल द फूड, आपने कहा आपने सारा का सारा खाना बर्बाद कर दिया, ये बहुत शर्मनाक बात है, यानी कि इसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग, बैड। तो क्राइंग शेम का मतलब बहुत ही बैड या शॉकिंग। तो आपको ध्यान रखना है ये साथ साथ आते हैं, क्राइंग शेम, क्या क्राइंग शेम ये साथ साथ आते हैं, तो ये कॉलोकेशन है। ओके, और वैसे भी क्राइंग शेम जो है ईडियम की तरह यूज होता है, जो आपको वोकैबुलरी में पूछा जाता है, ठीक है ना। देखो इस क्राई से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है जो आपको बहुत एग्जाम में आप देखना ऑलमोस्ट हर दूसरी तीसरी एग्जाम में आपको पूछ लिया जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CRY, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली ईडियम है एग्जाम में। ये क्राई से मुझे ध्यान रखना है आपको, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब देखो स्पिल्ट का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली SPI आपको रटना नहीं है। स्पिल का मतलब क्या होता है, फैल जाना। जैसे आपका दूध है, पानी है, दूध उफन गया, ऊपर से निकल गया तो फैल गया, ठीक है ना। तो स्पिल का मतलब वही होता है। तो स्पिल की जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म स्पिल्ड भी होती है और स्पिल्ट भी होती है, दोनों ही होती हैं। SPILLED स्पिल्ड भी होती है और SPILT भी होती है। तो स्पिल का मतलब फैलना। अब आप देखो पहले तो उसका मीनिंग जाओ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो दूध फैल गया उसके बाद आप चीख रहे हो, ठीक है ना। कोई दूध फैल गया तो उसके बाद आप चीख रहे हो। अब जैसे दूध फैल गया निकल गया तो उसके बाद चीखने का कोई फायदा है क्या, ठीक है, नहीं है ना। तो आप कहोगे दिस इज शेयर वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ओके, इट इज शेयर वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू थिंक अबाउट अ थिंग विच हैज बीन डन। वह चीज जो हो चुकी है उसके बारे में यदि आप सोच रहे हो, उसके बारे में चिंता कर रहे हो, तो वो केवल आपकी समय की और ऊर्जा की बर्बादी है। तो इसे बोलते हैं, जैसे वो हिंदी में है ना कि मतलब सांप निकल जाए उसके बाद आप लाठी पीटते रहो, तो कोई फायदा है क्या, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब यही है, टू आप कह सकते हो इट इज नॉट यूजफुल टू वेस्ट द time when something has happened। जब कोई चीज़ घटित हो चुकी है फिर उसके बाद आप उसके बारे में कुछ भी सोच रहे हो, ठीक है ना, उसके बारे में कुछ भी सोच रहे हो तो वो आपके टाइम का वेस्ट करना है। ये हो गया क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। फाइन, ये क्या हो गया, क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। इसका मतलब कोई काम हो जाए उसके बाद उसके बारे में सोचना, रोना, पीटना, ये सब क्या है, टाइम की बर्बादी है। एक शेक्सपियर का बहुत ही फेमस प्ले है जिसका नाम ट्रेजेडी है, जिसका नाम है मैकबेथ। ओके, अब ज़्यादा बेटर प्रोनाउंसिएशन मकबैथ, ठीक है ना, मैकबेथ और मकबैथ। अब एक्चुअली क्या है, इसकी जो स्टोरी है वो स्कॉटलैंड की है। तो स्कॉटलैंड की स्टोरी है, तो स्कॉटिश प्रोनाउंसिएशन इज द बेटर प्रोनाउंसिएशन। तो हमें क्या प्रोनाउंस करना है, मकबैथ। यदि आप मकबैथ प्रोनाउंस करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये स्कॉटलैंड है,
स्कॉटलैंड में ये जो है इसकी जो सेटिंग है वो स्कॉटलैंड में, और स्कॉटलैंड में जो है इसको बोलते हैं मकबैथ। तो ज़्यादा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया? मकबैथ। अच्छा, ये लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, उसमें एक बहुत ही फेमस लाइन है, व्हाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन। एक बहुत ही फेमस लाइन है उसमें, उससे ये जो है आपका इडियम क्लियर हो जाता है। व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लेडी मैकबेथ। तो वो जो कहती है व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, जो हो गया है वो अनहुआ नहीं हो सकता, ठीक है ना, जो हो गया सो हो गया। तो वही है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब यही है कि अब जो हो गया उसके ऊपर सोचना, टेंशन करना और वो करना सब कुछ समय की बर्बादी है, इसलिए अब उसके बारे में नहीं सोचना, ठीक है ना, जो हो गया वो हो गया। तो ये लेडी मैकबेथ है, ये इसलिए मुझे आपको बता देता हूँ, इसका मतलब भी यही है जो अब मैंने आपको इडियम बताया कि व्हाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन। और ये शेक्सपियर का बहुत ही फेमस प्ले है जिसका नाम है मकबैथ, और मकबैथ में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लेडी मैकबेथ, और लेडी मैकबेथ जो उसकी लाइन है व्हाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन। ओके, फिर ये कॉलोकेशन है, ये कॉलोकेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन कॉलोकेशन को हम एक एक करके स्टडी करते हैं और आपको ध्यान रखने हैं। आप 3 4 5 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे, है ना, कोई ज़्यादा बड़ा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इनको बार बार में पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। और इन कॉलोकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो आप डेली 7 बजे 7 o'clock पर क्लास में आएँ और 7 बजे की क्लास लें। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल जो है DRSKENG ये है, आप और ऊपर जो आपका ये लोगो लग रहा है, ठीक है ना, लिंगा फ्रैंका का, इस ऐप को आप प्ले स्टोर से अपलोड कर लें। इसमें आपको बहुत सारी टेस्ट, एक्सरसाइज, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ का चार्ज लिया जाएगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इनका यूज़ करें। और फिर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और मेरा जो है उद्देश्य है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, वेलफेयरिंग पर्पस है, तो आप जो भी जहाँ पर भी हो अपने ग्रुप्स में अपने साथ के लोगों से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें, जिससे कि मुझे इसका मोटिवेशन मिले। ओके, बाकी का हम करते हैं नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू।